आइए बच्चों, नया सेशन स्टार्ट हो चुका है। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने अपनी पढ़ाई भी समय के हिसाब से स्टार्ट कर दी होगी और टॉपिक को वंस अगेन डेप्थ में और डिटेल में आपने पढ़ना चालू कर दिया होगा। डेप्थ में और डिटेल में क्यों? बिकॉज आप सभी को पता है जिस हिसाब से इस साल का पेपर आया है और पिछले कुछ सालों में सीबीएसई या अदर स्टेट बोर्ड्स पेपर पूछ रहे हैं, सो बच्चे वही पेपर अटेंड कर पा रहे हैं अच्छा और पूरा जिन्होंने पूरे साल मेहनत की है, ना कि वो बच्चे जो आखिरी के 3 महीने इंपॉर्टेंट पढ़ के जाते हैं। बिकॉज अब ऐसा नहीं हो रहा है कि केवल वही जो पुराने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बार बार पूछ लिए जाते थे वही आ रहे हैं। अब कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी पूछे जा रहे हैं जो मिड ऑफ द चैप्टर या कह सकते हैं मिड ऑफ द टॉपिक या काफी डेप्थ में और डिटेल में देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग भी अपनी जो तैयारी करेंगे उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। रीजन क्या है कि जैसे अगर बोर्ड हमारा एग्जाम जो ले रहा है वो बोर्ड ले रहा है और बोर्ड ने पेपर बनाने का तरीका या प्रश्न पूछने का तरीका क्या कर लिया है, बदल दिया है, अपने आप को अपडेट कर लिया है, अपग्रेड कर लिया है। तो उम्मीद ये भी करेंगे हम कि हम अपनी तरफ से कि हम भी अपने पढ़ाने के तरीके को अपडेट करें, अपग्रेड करें और आप भी अपने पढ़ने के तौर तरीके को अपडेट करें और अपडेट करें। क्यों? क्योंकि अब हमें केवल इंपॉर्टेंट टॉपिक याद नहीं करना है, रटना नहीं है, हमें हर टॉपिक को डेप्थ और डिटेल में समझना है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग समझेंगे एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन को, जो कि क्लास 10th की काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है और इस पर काफी बार बोर्ड एग्जाम पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं एंडोथर्मिक एंड एक्सोथर्मिक। काफी सफिशिएंट नंबर ऑफ एग्जांपल्स के साथ आप देख रहे होंगे, रिएक्शंस के साथ इस पूरे टॉपिक को एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है, सो काफी डिटेल में और एक एक रिएक्शन के मैकेनिज्म को आपको यहां समझाया जाएगा। सो वीडियो मिस मत करिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। ठीक है, सबसे पहले समझेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं। ध्यान से देखेंगे क्या होती हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। बहुत सिंपल सा बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। ऐसी रिएक्शन जिसको एकम्प्लिश होने में, जिसको कंप्लीट होने में हीट या एनर्जी या कह सकते हैं एनर्जी रिलीज हो। अब वो जो एनर्जी रिलीज होगी वो हीट के फॉर्म में भी हो सकती है और लाइट के फॉर्म में भी हो सकती है। तो ऐसी कोई भी रिएक्शन जब वो कंप्लीट होती है तो उसके होने के साथ साथ एनर्जी निकलती है, हीट नहीं एनर्जी निकलती है। अब वो एनर्जी आप सभी को पता होगा, क्लास 9th में एनर्जी की कई सारी फॉर्म्स होती हैं। तो वो एनर्जी का फॉर्म यहाँ पर लाइट भी हो सकता है और हीट भी हो सकती है। तो एज एन हीट भी बेस बना करके डेफिनेशन आप लिख सकते हैं, एज एन बेस लाइट भी डेफिनेशन, एज बेस लाइट को भी बेस बना करके यहां पर आप डेफिनेशन लिख सकते हैं। बट जो परफेक्ट डेफिनेशन बनेगी वो ये बनेगी कि एनी रिएक्शन विच accomplishes with the evolution of energy, that is heat or light, that reaction is called exothermic reaction। ठीक है, एक बार देख लेते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं। The reactions which are accomplished by रिलीज ऑफ एनर्जी, याद रखिएगा एनर्जी के रिलीज होने के साथ साथ एक्म्प्लिश होती है। अब वो एनर्जी या तो हीट एनर्जी होगी या तो लाइट एनर्जी होगी और साथ ही साथ क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। और इन्हीं के साथ साथ इस एनर्जी के निकलने के साथ साथ, चाहे वो हीट एनर्जी हो चाहे वो लाइट एनर्जी हो, हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी के निकलने के साथ साथ जो रिएक्शन कंप्लीट होगी और प्रोडक्ट बनाएगी वो ऐसी रिएक्शन को क्या कहेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, सो व्हाट इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन? एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं जो कंप्लीट होने के साथ साथ प्रोडक्ट बनाती हैं और साथ ही साथ एनर्जी रिलीज करती हैं। एनर्जी रिलीज वो करेगी या तो हीट के फॉर्म में और या तो लाइट के फॉर्म में। ठीक है, अब आइए इसके एग्जांपल्स लेते हैं और सफिशिएंट एग्जांपल्स लिए गए इसीलिए कह रहा हूं, मिस मत करिएगा, काफी सारे एग्जांपल्स लिए गए, ध्यान से देखिएगा। तो सबसे पहला एग्जांपल लिया गया रिस्पायरेशन। इस पर पर्टिकुलर एक सेपरेट वीडियो पिछले सेशन में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर एक पर्टिकुलर वीडियो बना है, तो चैनल पे जाकर के जरूर देख लीजिएगा। रिस्पायरेशन क्या होता है? सो कंफ्यूजन होता है बच्चों को, कॉन्सेप्ट ना क्लियर होने के कारण कई बच्चे ब्रीथिंग की प्रोसेस को ही रिस्पायरेशन समझ लेते हैं। ब्रीथिंग मतलब क्या होता है, श्वास को अंदर लेना फॉर एग्जाम्पल, एंड श्वास को शरीर से बाहर छोड़ना। ये जो प्रोसेस है ये हमारी मैकेनिकल प्रोसेस है, इसे ब्रीथिंग कहते हैं। और काफी बच्चे कॉन्सेप्ट ना क्लियर होने की वजह से इसी को रिस्पायरेशन समझ लेते हैं, लेकिन ये रिस्पायरेशन नहीं है। रिस्पायरेशन एक केमिकल प्रोसेस है और जो ब्रीदिंग है वो हमारी कैसी प्रोसेस है, मैकेनिकल प्रोसेस है। सो जब हम लोगों की बॉडी जब रिस्पायर करती है या जब हम लोग रिस्पायरेशन करते हैं तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, हमारी बॉडी में जो ऑक्सीजन, जब हम एयर इनहेल करते हैं, सो उस एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो वो जो ऑक्सीजन होता है ना बेटा, वो जो ऑक्सीजन होता है हर एक सेल तक पहुंचाता है। कौन पहुंचाता है? ब्लड। तो जब ब्लड
ऑक्सीजन को हर एक सेल तक पहुंचाता है, ठीक है। अब हर एक सेल में होता है बेटा ग्लूकोज। क्या होता है? हर एक सेल में क्या होता है? ग्लूकोज, ठीक है। हर एक सेल में ग्लूकोज कहां से आता है? अब आप सभी को पता है, जब हम भोजन खाते हैं, ठीक है, तो जो हमारा फूड होता है, जो उसके मॉलिक्यूलर पार्टिकल्स होते हैं वो काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं। जो उसके मॉलिक्यूलर पार्टिकल्स होते हैं वो सब कैसे होते हैं? काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो उन मॉलिक्यूलर पार्टिकल्स के काफी कॉम्प्लेक्स होने के कारण क्या होता है, उसको सिंपल पार्टिकल में तोड़ा जाता है, और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? डाइजेशन। तो यहां पर ध्यान से देखिएगा, ब्रीदिंग भी समझनी है, डाइजेशन भी समझना है, और साथ ही साथ रेस्पिरेशन भी समझना है। तो ध्यान से देखेंगे, ब्रीदिंग क्या है? ब्रीदिंग एक मैकेनिकल प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑफ एयर एंड टेकिंग आउट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कह सकते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ब्रीदिंग, ठीक है। अब बात आते हैं दूसरा डाइजेशन को, फिर समझेंगे, बोले किसको? रेस्पिरेशन को। तो यहां पर डाइजेशन क्या होता है, आप सभी को पता होगा कि जब हम लोग भोजन कोई भी खाते हैं तो वहां पर जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है, केमिकल स्ट्रक्चर होता है, जो भी भोजन हम खाते हैं वो काफी कॉम्प्लेक्स होता है। तो उसको तोड़ना, उसको तोड़ तोड़ करके सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करना, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट या फैट है तो उसको तोड़ तोड़ करके, चाहे वो राइस से मिले, चाहे वो पोटैटो से मिले, या चाहे किसी से भी मिले, ठीक है, जिसमें जो कार्बोहाइड्रेट या फैट के मामले में रिच होंगे, जब ऐसी चीजों को आप खाएंगे तो वो काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो उनको तोड़ने का प्रोसेस जो होता है वो डाइजेशन कहलाता है। एंड ये सारी कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो सब टूट करके एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? ग्लूकोज में। तो ब्रीदिंग समझ में आ गई अब, और डाइजेशन समझ में आ गया। तो अब हर एक सेल में ग्लूकोज अवेलेबल हो जाता है, ठीक है। अब हर एक सेल तक पहुंचाया जाता है ऑक्सीजन। तो वहीं पर ये जो ऑक्सीजन होता है, वहीं पर ये जो ऑक्सीजन होता है, ये ग्लूकोज से रिएक्ट करता है। तो ये फॉर्मूला है बेटा ग्लूकोज का, याद रखिएगा। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला फॉर ग्लूकोज? क्या होता है ग्लूकोज का केमिकल फॉर्मूला? C6H12O6, याद रखिएगा, ठीक है। सो वहीं पर रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है इस ऑक्सीजन की, किससे? ग्लूकोज से। और इसी प्रोसेस को कहते हैं रिस्पायरेशन या रेस्पिरेशन। क्लियर हो गया? तो वहां पर क्या होता है, ये जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज में कार्बन है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन मिल रहा है। तो ये हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन से जुड़ता है और कार्बन भी ऑक्सीजन से जुड़ता है। तो जब कार्बन ऑक्सीजन से जुड़ता है तो क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। और हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से जुड़ता है तो वाटर बनाता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स बनाता है। तो यहां पर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, इसके बनने के साथ साथ इस रिएक्शन में और क्या बनता है, और क्या रिलीज होती है? एनर्जी रिलीज होती है। क्या रिलीज होती है? एनर्जी रिलीज होती है। तो इसके कारण ये जो हमारा रिस्पायरेशन प्रोसेस है वो कैसा है बेटा? एक्सोथर्मिक का है। अच्छा, काफी बच्चे जब बुक रीडिंग करते हैं, पीछे जाकर के बैक एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं, तो रिस्पायरेशन इज एक्सोथर्मिक, ऑप्शन नंबर सी रट लेते हैं कि रिस्पायरेशन हमारी एक्सोथर्मिक है, रिस्पायरेशन हमारी एक्सोथर्मिक है। अच्छा, अब सीबीएसई वाले क्या करते हैं कि अच्छा बताओ, अगर रिस्पायरेशन एक्सोथर्मिक है तो वहां रिएक्शन क्या होती है? तो ये समझो कि वहां पर रिएक्शन किसकी होती है? ग्लूकोज की होती है, ऑक्सीजन से बनता है कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, एंड साथ ही साथ एनर्जी रिलीज होती है। सो क्योंकि यहाँ एनर्जी रिलीज होती है प्रोडक्ट के साथ, तो प्रोडक्ट साइड ही एनर्जी को लिखा जाएगा, ठीक है। और एनर्जी रिलीज होने के कारण इस रिएक्शन को बोला जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोला जाएगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। वापस आते हैं, एक बार अच्छे से समझते हैं। ड्यूरिंग डाइजेशन, डाइजेशन के दौरान क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। जो भी हमारे राइस होते हैं या पोटैटोज होते हैं, ऐसे फूड जैसे कि राइस और पोटैटो, ठीक है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट कंटेन करते हैं। जो क्या कंटेन करते हैं? कार्बोहाइड्रेट। मतलब ऐसे भोजन जैसे कि राइस, पोटैटोज, ये सब जो कार्बोहाइड्रेट कंटेन करते हैं, ये सब ब्रेक डाउन कर दिए जाते हैं किसमें? ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिए जाते हैं, ब्रेक डाउन कर दिए जाते हैं। तो इतने तक की प्रोसेस, राइस, पोटैटो या ऐसी और भी सारी चीजें जहां पर कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, इसको ब्रेक करके ग्लूकोज में कन्वर्ट करना, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? डाइजेशन। अब ये जो ग्लूकोज है ये कंबाइन होता है ऑक्सीजन के साथ। कहां पर कंबाइन होता है? सेल्स में कंबाइन होता है। कहां पर कंबाइन होता है? सेल्स में कंबाइन होता है। तो बॉडी की जितनी भी सेल्स होती हैं, उन सभी सेल्स में ये जो ऑक्सीजन होता है, ये इसी ग्लूकोज के साथ क्या होता है? कंबाइन होता है, और वो हमें क्या करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। और इस टाइप की स्पेशल रिएक्शन को क्या कहते हैं? रिस्पिरेशन या रिस्पायरेशन। ऑब्जेक्टिव में या वेरी शॉर्ट में अलग से भी पूछा जा सकता है, व्हाट इज रिस्पायरेशन, या राइट शॉर्ट नोट ऑन रिस्पायरेशन। तो रिस्पायरेशन का केवल शॉर्ट नोट यहां से लिख करके यहां तक तो लिखिएगा, और साथ ही साथ ये पर्टिकुलर रिएक्शन जो बनाई गई है, बताई गई है, इसको भी अवश्य लिखिएगा, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, ध्यान से देखेंगे। अब यहां पर द बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। अब यहां पर यह भी एक एग्जांपल है कि जब हमारा नेचुरल गैस बर्न करता है, नेचुरल गैस को जब हम लोग जलाते हैं, तो वो भी कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। अच्छा, इसे ऐसे भी क्वेश्चन फ्रेम करके पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सोथर्मिक,
और वहां पर एक ऑप्शन होगा बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस, ठीक है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। तो याद रखिएगा जो बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस यानी नेचुरल गैस का बर्न होना, ये रिएक्शन कैसी होगी, एक्सोथर्मिक होगी, ठीक है। अब आगे चलेंगे, इसी को कंबशन रिएक्शन भी कहेंगे। दूसरी बात, अब यहां पर एक चीज और नोटिस करनी है जो आपको ध्यान रखना है, क्या नेचुरल गैस, अब अच्छा बर्निंग में तो ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दिया गया, तो ये जो CH4 है क्या ये फॉर्मूला है नेचुरल गैस का? द आंसर इज नो, इसीलिए तो टीचर्स होते हैं। अब आपको बुक में पढ़ने को मिलेगा कि नेचुरल गैस, अच्छा ये CH4 नेचुरल गैस होती है, हाँ ठीक है। CH4 नेचुरल गैस अगर देखा जाए तो कह भी सकते हैं और नहीं भी कह सकते हैं, बट एक बेसिक बात का ध्यान रखना है, ठीक है। जो नेचुरल गैस होती है बेटा, उसमें एक दो गैसेस और होती हैं, बट उस नेचुरल गैस का जो मेन कंपोनेंट है वो होता है CH4। क्या होता है बेटा? CH4। तो ये जो CH4 है ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स रिलीज करता है और साथ ही साथ हीट रिलीज करता है। आइए इसको अच्छे से समझते हैं। तो ध्यान से सुनना, लिया गया है नेचुरल गैस, क्या लिया गया? नेचुरल गैस, ठीक है। तो नेचुरल गैस का जो मेन कंपोनेंट होता है बेटा वो होता है CH4। क्या होता है? CH4। CH4 को कहते हैं बेटा मीथेन, याद रखिएगा CH4 का मेन नाम क्या है? मीथेन। तो अब इसे घुमा करके भी ऐसे पूछा जा सकता है, व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस? नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट क्या होता है? द आंसर इज मीथेन। नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट क्या होता है? मीथेन। दूसरा क्वेश्चन यहां बन रहा है कि मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है? सो मीथेन का फॉर्मूला होता है हमारा CH4, ठीक है। अब मीथेन का फॉर्मूला होता है CH4, इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, कार्बन से 4 हाइड्रोजन हमने क्या कर देने हैं? जोड़ देने हैं। तो यहां से ये भी पता चल रहा है कि कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है? 4, या कार्बन से कितने हाइड्रोजन जोड़े जा सकते हैं? 4, स्टेबल होने के लिए, ठीक है। अब आइए रिएक्शन को समझते हैं। तो आई होप नेचुरल गैस से जुड़ी हुई ये सारी बेसिक जानकारी आपको समझ में आई होगी। तो यहीं से क्वेश्चन पूछ लेगा कि नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट क्या होता है, या मीथेन का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये सारी चीजें जब आप पढ़िए तो उसमें डेप्थ में ये सारी बातों को समझते हुए भी चलिए, क्योंकि क्वेश्चंस यहां से फ्रेम किए जा रहे हैं स्टेट बोर्ड्स के द्वारा या CBSE बोर्ड के द्वारा, ठीक है। सो वापस आते हैं, आपने देखा कि CH4 को रिएक्शन कराया गया बेटा ऑक्सीजन से, ठीक है। तो यहां पर जब कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और हाइड्रोजन जब ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो निकालेगा वाटर के मॉलिक्यूल्स, और साथ ही साथ क्या निकलेगी बेटा? एनर्जी। और यहां पर इस नेचुरल गैस या मीथेन के बर्न होने के कारण यहां पर हमें मिलती है एनर्जी, और इसी के कारण क्या ये रिएक्शन कैसी है बेटा? एक्सोथर्मिक नेचर की हो गई। कैसी हो गई? एक्सोथर्मिक की हो गई, ठीक है। सो याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है या वेरी शॉर्ट में भी पूछा जा सकता है, नेचुरल गैस का बर्न होना कैसी रिएक्शन है? एक्सोथर्मिक। अब वो ऐसे भी पूछ सकता है कि नेचुरल रिएक्शन में कौन सी रिएक्शन, जब नेचुरल गैस को बर्न किया जाता है तो उसकी केमिकल इक्वेशन लिखो कि नेचुरल गैस को हम जला रहे हैं। अब इसको केमिकल इक्वेशन में शो करो, तो आपको यही करना पड़ेगा कि CH4 यानी मीथेन को रिएक्शन करानी। अब वहां पर आप ये नहीं लिखोगे कि नेचुरल गैस को क्या कर लिया? ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दिया और निकल गई एनर्जी। आप ऐसे शो नहीं कर सकते वहां पर आपको नेचुरल गैस में ये ध्यान देना कि नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट क्या है? मीथेन। मीथेन का फॉर्मूला क्या है? CH4। अब इस CH4 को रिएक्शन कराना, ऑक्सीजन से कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी, वाटर निकलेगा, और साथ ही साथ हीट एनर्जी रिलीज होगी, हीट एज एन एनर्जी रिलीज होगी। तो इस हीट के निकलने के कारण इस रिएक्शन को क्या बोला जाएगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है। पढ़ाने का पर्पस ये नहीं कि आप वीडियो देख रहे हैं, वीडियो ऑनलाइन यूट्यूब पे हमारा देखने का पर्पस ये नहीं होना चाहिए कि हाँ वीडियो देख लेते हैं, साथ साथ उस चीज को याद करो। बात समझो मेरे भाई, मैंने भी बात को समझे कि जैसे आप पढ़ रहे हो, वीडियो देख रहे हो, आप 10 मिनट देखो, 2 मिनट देखो, चाहे जितना देखो, क्लियर हो गया? आपने 2 मिनट दिए ना, आपने 10 मिनट दिए ना, आपने 15 मिनट दिए ना, तो क्यों ना उस 15 मिनट उस चीज को ध्यान से देखा जाए, अच्छे से देखा जाए, समझा जाए, एंड उस चीज को वहीं इम्बाइब किया जाए, एब्जॉर्ब किया जाए, समझा जाए, याद कर लिया जाए। तो अगर टाइम दे ही रहे हो तो साथ साथ उतनी उसके इक्विवेलेंट जानकारी भी यहां से लेके जाओ, चाहे आप हमसे पढ़ो चाहे जिससे पढ़ो। मूविंग टू द पॉइंट, यहां पर नेक्स्ट है बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन। मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न किया जाता है, इट बर्न्स विथ डैजलिंग व्हाइट लाइट। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो यहाँ पर लाइट एनर्जी निकलती है, आइए इसको अच्छे से समझते हैं। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, मैग्नीशियम लिया और इसको क्या कर दिया? ऑक्सीजन से रिएक्ट करा दिया गया, बर्न कराया गया। क्लियर हो गया? सो यहाँ पर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। तो याद रखिएगा, मैग्नीशियम को जब जलाया जाता है तो वो रिएक्शन कैसी होती है? एक्सोथर्मिक नेचर की होती है। जब मैग्नीशियम को बर्न किया जाता है, मैग्नीशियम को जलाया जाता है, तो वो रिएक्शन कैसी होती है? एक्सोथर्मिक, ठीक है। दूसरी बात, यहां पर जब मैग्नीशियम बर्न होता है तो किस कलर में बर्न होता है? ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, वेरी शॉर्ट में भी पूछा जाता है।
कि अगर मैग्नीशियम को हम जलाएंगे तो मैग्नीशियम जब जलेगा तो किस कलर की फ्लेम में जलेगा? सो द आंसर इज डेजलिंग व्हाइट। अब ये डेजलिंग व्हाइट क्या होता है? व्हाइट होता तो समझ में आता, डेजलिंग व्हाइट क्या होता है? आप सभी ने कहीं वेल्डिंग होते हुए देखा है, तो वहां पर जो स्पार्क का कलर होता है, जो चिंगारी का कलर होता है, वो होता है डेजलिंग व्हाइट। या जब कभी भी दिवाली के समय आप लोग अनार जलाते हैं, तो जो अनार या छुरछुरिया जलाते हैं, तो वो जो कलर निकल रहा होता है व्हाइट होता है और काफी चमकदार व्हाइट होता है, तो चमकदार व्हाइट को ही डेजलिंग व्हाइट कहते हैं। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? तो वो कलर है। सो जब कभी भी हम लोग मैग्नीशियम को बर्न करते हैं तो ये भी पूछा जाता है, सीबीएसई ने पूछा है बोर्ड एग्जाम पेपर में कि अगर मैग्नीशियम को बर्न किया जाता है तो किस कलर की फ्लेम में मैग्नीशियम बर्न होता है? द आंसर इज डेजलिंग व्हाइट, पहला। दूसरा, मैग्नीशियम का बर्निंग, मैग्नीशियम का कंबशन कैसी प्रोसेस है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। ठीक है। तीसरा, अब जब मैग्नीशियम को बर्न किया जाता है या मैग्नीशियम के रिबन्स को बर्न किया जाता है तो केमिकली मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है। अब जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा तो कैसे करेगा? ध्यान से देखिएगा। मैग्नीशियम जाएगा अपनी आयनिक स्टेट में तो बनाएगा Mg++, ठीक है। अब ऑक्सीजन जब अपनी आयनिक स्टेट में जाएगा तो बनाएगा O-, लेकिन O2 है तो O कितने माइनस बनेंगे? 2, ठीक है। O कितने माइनस बनेंगे? 2। तो अब ये Mg++ इस O- से कंबाइन हो जाएगा, क्योंकि 2 प्लस और 2 माइनस, तो ये क्या बना देगा? MgO। अब इस Mg के हम लोग कितने एटम्स लेंगे? 2। तो ये दूसरा वाला भी आयनिक स्टेट में जाएगा तो ये बनाएगा Mg++, और ये दूसरे ऑक्सीजन से कंबाइन हो जाएगा तो ये भी बना लेगा MgO। तो MgO कितने बन गए? 2। और साथ ही साथ यहां पर रिलीज होगी लाइट। क्लियर हो गया? तो हमने बताया था ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसके होने पर हमें एनर्जी मिले, चाहे वो हीट के फॉर्म में मिले चाहे वो लाइट के फॉर्म में मिले, ऐसी रिएक्शन को बोला जाएगा एक्सोथर्मिक रिएक्शन। सो इस पर्टिकुलर रिएक्शन में हमें लाइट के फॉर्म में एनर्जी मिल रही है और हीट के फॉर्म में भी मिलेगी। लाइट तो मिलेगी, हीट के फॉर्म में भी मिलेगी, तो जिसके कारण ये रिएक्शन क्या कहलाएगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है। अगला, ये काफी डेप्थ वाला पॉइंट है। दूसरी बात, वीडियो में जो अभी तक रुके हुए हैं, टिके हुए हैं, उनको बताना चाहूंगा, बेटा हमारी कोई भी वीडियोस पर कोई भी पीपीटी बनाई जाती, प्रेजेंटेशन दी जाती, तो 2-3 किताबों को प्रॉपर पढ़ करके हम स्वयं पीपीटी बनाते हैं, ताकि उस टॉपिक को 2-3 किताबों से पढ़ करके कोई भी पॉइंट उस टॉपिक का जुड़ा हुआ बच्चे का ना छूटे, इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाते हैं। एंड इवन कई बार छूट जाते हैं, फिर उसी टॉपिक को किसी अदर बुक से पढ़ते हैं, देन आफ्टर फिर वीडियो बना देते हैं कि जो पॉइंट्स उसमें नए मिल गए। ठीक है। तो एक भी वीडियो मत छोड़िएगा। अगर नए सेशन में आप जुड़ रहे हैं तो पुरानी जितनी भी वीडियोस पड़ी हुई है आप उनको अच्छे से देखिए, आपको खुद समझ में आ जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो जरूर लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ, मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। और अभी तक चैनल अगर आपने नहीं सब्सक्राइब किया तो कोशिश करिएगा चैनल को सब्सक्राइब करने की। वापस, आप सभी ने देखा होगा द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर। आप सभी ने देखा होगा वेजिटेबल मैटर जब कभी भी डिकम्पोज किया जाता है इनटू कंपोस्ट, कंपोस्ट खाद होती है, नेचुरल खाद होती है। आप सभी ने देखा होगा कि वर्मी कंपोस्ट या कंपोस्ट खाद होती है जो ऑर्गेनिक वेस्ट को या वेजिटेबल वेस्ट को सड़ा करके, गला करके बनाया जाता है। ठीक है। तो वो जो रिएक्शन होती है ये भी कैसी होती है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। क्यों? क्योंकि इस पूरी प्रोसेस में हीट क्या होती है? इवॉल्व होती है। तो ये भी ऐसे पूछा जा सकता है घुमा करके, आप कहोगे किताब में तो कहीं दिया नहीं गया, बोर्ड एग्जाम पेपर में ऐसे पूछा जाएगा कि फॉर्मेशन ऑफ वर्मी कंपोस्ट, फॉर्मेशन ऑफ वर्मी कंपोस्ट इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। तो ये जो हमारी वर्मी कंपोस्ट यानी नेचुरल प्राकृतिक खाद जो बनती है, जो वेजिटेबल वेस्ट को, ऑर्गेनिक वेस्ट को सड़ा करके बनाई जाती है, ये कैसी प्रोसेस है? तो ये प्रोसेस भी कैसी है? एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? सो फॉर्मेशन ऑफ वर्मी कंपोस्ट बाय डिकेइंग ऑफ द ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल वेस्ट इज एन एक्सोथर्मिक इज नेचर। याद रखिएगा। ठीक है। अब बात करते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन की, जो कि आपको इसी का अपोजिट हो जाएगी। आपको साफ साफ समझ में आ रहा होगा। ऐसी कोई भी रिएक्शन, ध्यान से सुनना, ऐसी कोई भी रिएक्शन जिसको कराने में हमें एनर्जी देनी पड़े, अब वो एनर्जी लाइट के फॉर्म में देनी पड़े, अब वो एनर्जी, ध्यान से सुनना, अब वो एनर्जी लाइट के फॉर्म में देनी पड़े, हीट के फॉर्म में देनी पड़े। ये 2 पॉइंट तो कॉमन है जो पिछली वाली डेफिनेशन से आ रहा है। लेकिन कई बार हमें एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में भी देनी पड़ती है। ध्यान से सुनना, कई बार हमें एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी के फॉर्म में भी देनी पड़ती है। तो यहां पर एनर्जी देनी पड़े, तो एनर्जी देनी पड़े तो यहां पर एनर्जी की कितनी फॉर्म्स हो जाएंगी? हीट एनर्जी, लाइट एनर्जी और इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो ऐसी कोई भी रिएक्शन जो तब अकर हो, जो तब कंप्लीट हो जब एनर्जी हम किसमें दें? हीट के फॉर्म में दें या लाइट के फॉर्म में दें, ऐसी रिएक्शंस को क्या बोला जाता है? एंडोथर्मिक रिएक्शंस बोला जाता है। याद रखिएगा, दोस रिएक्शंस व्हिच आर अकम्प्लिश्ड बाय द
बाय द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द हीट। वहां पर था इवोल्यूशन ऑफ द हीट, यहां पर क्या होगा, इन्वॉल्वमेंट ऑफ द हीट या एब्जॉर्प्शन ऑफ द हीट, बेस्ट वर्ड रहेगा। ऐसी कोई भी रिएक्शन जो अपने होने के लिए हीट को एब्जॉर्ब करती हो, हीट को क्या करती हो, एब्जॉर्ब करती हो, ऐसी रिएक्शन को बोला जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फोटोसिंथेसिस बायो का भी कॉमन पॉइंट है, और यहां पर आपने देखा होगा रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन भी काफी कॉमन पॉइंट है, बायो का भी और केमिस्ट्री का भी। सो रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस, ये देखिए फोटोसिंथेसिस और यहाँ का अगर रेस्पिरेशन आपको केमिस्ट्री वाले सेक्शन में देखने को मिल जाए तो डरिएगा नहीं, ये मत सोचने लगिएगा कि बायो का क्वेश्चन कहां से आ गया, बायो का फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन कैसे केमिस्ट्री में पूछ लिया गया। तो ऐसे कोई भी क्वेश्चन जो कॉमन होते हैं ना दो दो टॉपिक में या दो दो सब्जेक्ट में, दो दो पार्ट में, वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। इंपॉर्टेंट पहचानने का तरीका यही है। आप तो सभी ने भी सोचा होगा ये सर को कैसे पता इंपॉर्टेंट है, यही तो दो तीन बेसिक जनरल तरीके होते हैं। कोई टॉपिक है वो वहां भी है, वहां भी है, वहां भी है, कई जगह, तो ऐसे टॉपिक अपने आप में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो ये जो हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, अब फोटोसिंथेसिस क्या होती है आइए समझ लेते हैं। आप सभी को पता होगा, बचपन में सिखाया जाता है, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ना, जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, प्रिपेयर देयर ओन फूड। तो ये जो हमारे ग्रीन प्लांट्स होते हैं ये प्रिपेयर करते हैं, अपना स्वयं का भोजन प्रिपेयर करते हैं यूजिंग सनलाइट। किसको यूज करके, सनलाइट को यूज करके। इसीलिए जो फोटोसिंथेसिस होती है वो दोपहर में होती है, मतलब दिन के समय होती है, रात के समय नहीं होती। क्यों? क्योंकि दिन के समय सनलाइट अवेलेबल होती है। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस कराने के लिए सनलाइट चाहिए। अब सनलाइट क्या दे रहा है, सन की लाइट क्या दे रही है, एनर्जी दे रही है। तो एनर्जी दी जाएगी तभी तो रिएक्शन होगी, तभी तो फोटोसिंथेसिस होगी। इसी कारण ये जो हमारी फोटोसिंथेसिस है वो कैसी है, एंडोथर्मिक। ठीक है, और जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है, ओके लाइट चली गई है, उम्मीद करता हूं आपको टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। बाकी बचा हुआ फिर कभी किसी दूसरी वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, क्योंकि आधे से ज्यादा टॉपिक एक्सप्लेन कर दिया गया। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक करने की कोशिश करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। आप सभी वीडियो के लास्ट तक बने रहे, जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक की कुछ रिएक्शंस एंड एग्जांपल्स बचे रह गए होंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लिया जाएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग।